नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मध्य भारत का जो इतिहास चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 9 और सल्तनत काल में गुलाम वंश की बात चलती जा रही है अपनी। और आज अपने को बात करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है बलबन। ऐबक इतना आराम करे, रुक रजिया बहराम करे, मसूद नसीर की पिक्चर देखे, बलबन काका शमशान चले। तो बलबन, कैकुबाद और शमशुद्दीन क्यूमर्स तीन लोग और बचे हैं और फिर खिलजी वंश शुरू हो जाएगा गुलाम वंश में, सल्तनत काल में। तो बलबन के बारे में बात करते हैं। बलबन का टाइम पीरियड दोस्तों मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, 1266 से लेके 1286। काफी बुजुर्ग होने के बाद इनको गद्दी मिली है दिल्ली की। नासिरुद्दीन महमूद के ससुर हैं। नासिरुद्दीन महमूद ने इन्हें उलूम खां की उपाधि दी थी। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के समय भी सत्ता का रिमोट पूरी तरीके से बलबन के हाथों में था। इनका वास्तविक नाम था दोस्तों बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। यह इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क पहले बता चुका हूं, इल्तुतमिश के समय इलबरी तुर्क। ठीक है, और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम। इल्तुतमिश कौन था? गुलामों का गुलाम, ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। तो अगर इसको बोलना चाहूं मैं तो गुलामों के गुलाम का गुलाम। गुलामों मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम मतलब इल्तुतमिश का गुलाम मतलब इल्तुतमिश का भी गुलाम। ठीक है, तो बलबन के बारे में बहाउद्दीन नाम है, इलबरी तुर्क था ये और इल्तुतमिश का गुलाम था। 1266 से लेके 86 तक का इसका टाइम पीरियड था। बलबनी वंश की नींव डाली दोस्तों। बलबनी वंश की नींव भी इसी ने डाली। बलबनी वंश की नींव, बलवन है ना, इस तरीके से। तो बलबनी वंश की नींव भी इसने डाली। अब बलबन के बारे में समझना है तो मुख्य तौर पे 6 से 7 कार्य इनके समझते हैं। बलबन के कार्य है ना, या बलबन की पहचान। नंबर पहला, बलबन जो था ये खुद तो गुलाम वंश का था, गुलाम था, लेकिन गुलामों से यह नफरत करता था और अपने आप को बड़ा बताने के लिए, बड़ा परिवार का बताने के लिए इसने एक कहानी पूरी गढ़ डाली और अपने आप को यह फारस से संबंधित बताने लगा। फारस मतलब इंग्लिश में बोले तो पर्शिया। फारस कभी भी बोला जाए दोस्तों तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ईरान आना चाहिए। फारस शब्द बना है पार्श्व। पर्शिया, पार्श्व मतलब होता है पश्चिम में। जैसे ये भारत है तो भारत के पश्चिम में यहां पे ईरान है, भारत के पश्चिम में ईरान है। तो फारस शब्द बना है पार्श्व से, इसी को पार्श्व से ही पर्शिया बना है। पर्शिया मतलब पश्चिम, मतलब भारत के पश्चिम की तरफ। और फारस, पर्शिया या पार्श्व कभी भी बोला जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ ईरान आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो इसने फारस के लोग उच्च कुल के कहलाते थे उस समय, तो फारस के उच्च कुल से अपने आप को जोड़ा है ना। और फारस के उच्च कुल का एक व्यक्ति था अफरासियाब। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था, जैसे अपने यहां राम और कृष्ण हैं, ऐसे फारस के उच्च कुल का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है अफरासियाब। तो इसने अफरासियाब से अपने आप को जोड़ा। इसने अफरासियाब को अपना पूर्वज बताया और यहां तक कि इसने जो है बलबन ने अपने पुत्रों के नाम जो रखे, कैकुबाद, एकदम अलग सा नाम लगता है देखिए, और क्यूमर्स। कैकुबाद और क्यूमर्स नाम जो थे ना, ये फारस की तरफ रखे जाने वाले नाम थे, फारसी तरीके के नाम थे ये, कैकुबाद और क्यूमर्स। तो यहां तक कि इसने अपने आप को फारस के उच्च कुल से जोड़ने के लिए अपने बच्चों के नाम तक क्या रखे, कैकुबाद और क्यूमर्स, जो कि किस टाइप के नाम थे? फारसी टाइप के नाम थे, उच्च कुल को शो करने वाले नाम थे। ठीक है, तो पहली बात यह रही इसके बारे में कि इसने कूटरचित अपने आप को फारस वंश से एसोसिएटेड बताया। ये गुलाम होने के बाद भी गुलामों से नफरत करता था दोस्तों। ठीक है, अब मतलब सुल्तान के प्रभाव में इसने वृद्धि करी है। कुल मिला के पहला काम क्या है दोस्तों? सुल्तान के प्रभाव में वृद्धि। दूसरा, फारस की ही तर्ज पर इसने भव्य दरबार बनवाया। भव्य दरबार बनवाया जिसको लाल महल कहा गया। दिल्ली में लाल महल का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया है? बलबन ने करवाया है।
और इस लाल महल को इतना ज्यादा सजावटी और इतना ज्यादा पॉम्प एंड शो, इतना ज्यादा गाउडी, इतना ज्यादा आडंबर से युक्त किया इसने। ये भयंकर भव्य दरबार था फारस की तर्ज पे, ठीक है। तो फारस की तर्ज पे इसने भव्य दरबार बनवाया और दरबार बनवाने के बाद इसने इस तरीके के नियम रखे, जैसे दरबारी इसके खड़े रहते थे हमेशा। इसके दरबार में दरबारी खड़े रहते थे, जब तक ये बैठने के लिए ना बोले वो बैठ नहीं सकते थे। जब तक ये उनसे कि जब तक ये बोलने के लिए ना बोले उनसे, तब तक वो बोल भी नहीं सकते थे दरबारी, इतना टेरर था। और दरबार में जो कोई भी बंदा आता था उसको फारस की तर्ज पर सिजदा और पैबोस करना पड़ता था सुल्तान को। सिजदा और पैबोस। सिजदा का मतलब होता है 90 डिग्री से सर झुकाना, सिजदा का मतलब होता है 90 डिग्री से सर झुकाना, और पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। तो वो जो बंदा आता था वो 90 डिग्री से इस तरीके से सजदा करता था और सुल्तान के पैरों को चूमता था। तो पैबोस, पैरों को चूमना। तो सिजदा तथा पैबोस प्रथा किसने चलाई है दोस्तों? बलबन ने चलाई है। सिजदा तथा पैबोस प्रथा किसकी तर्ज पे है? फारस की तर्ज पे। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, फारसियों की तर्ज पे ही इसने नवरोज का त्योहार मनाना शुरू किया। फारसियों की तर्ज पे ही नवरोज त्योहार, नवरोज या नौरोज, दादा भाई नौरोजी थे ना, वैसे। तो नवरोज का त्योहार फारसियों की तर्ज पे, फारस में मनाया जाता है नवरोज का त्योहार, तो उसने भी ये नवरोज का त्योहार मनाना शुरू किया। और बलबन क्या कहता है कि जब मैं किसी गुलाम को देखता हूं या किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ियों में खून उबलने लगता है, मेरी प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। बलबन कहते हैं जो स्वयं गुलाम हैं, मतलब वो अपनी हकीकत से इतना दूर भागना चाहते हैं कि उनको नफरत हो गई है उससे। वो कहते हैं जब भी मैं गुलाम या किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। कौन कहते हैं? बलबन कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, नवरोज का त्योहार मनाना शुरू किया और तुच्छों से घृणा। चौथा था बलबन के समय तक जो जो वजीर होता था, वजीर के पास 2 डिपार्टमेंट थे दोस्तों, राजस्व यानी कि रेवेन्यू और सैन्य। पैसा भी है, पावर भी है। वजीर कितना पावरफुल हुआ, जब चाहे तब राजा को पलट दे। तो बलबन तक वजीर के पास 2 विभाग होते थे, राजस्व और सैन्य। बलबन को लगा कि कहीं वजीर उसकी सत्ता को पलट ना दे, तो उसने वजीर की शक्ति को कम करने के लिए वजीर से सैन्य विभाग को अलग कर दिया। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट को बना दिया दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज। सैन्य विभाग को क्या बोला गया है दोस्तों? दीवान-ए-अर्ज। और इसका हेड क्या कहलाता था? अर्ज-ए-मुमालिक। इसका हेड क्या कहलाता था दोस्तों? अर्ज-ए-मुमालिक। मुमालिक मतलब मालिक, हेड। तो दीवान-ए-अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट है? अलग से डिपार्टमेंट, सैन्य डिपार्टमेंट अलग से बना दिया वजीर से लेके। तो वजीर अब सिर्फ राजस्व विभाग का हेड रह गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड रह गया है। सैन्य विभाग अलग से बना दिया गया, जिसको दीवान-ए-अर्ज या दीवान-ए-आरिज भी बोला गया है। दीवान-ए-आरिज भी बोला गया है, और इसको अर्ज-ए-मुमालिक या आरिज-ए-मुमालिक भी बोला गया है दोस्तों। क्या बोला गया है? आरिज-ए-मुमालिक, यह भी बोला गया है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो अर्ज-ए-मुमालिक या आरिज-ए-मुमालिक जो बनाए गए, वो बनाए गए थे दोस्तों इमादुल्लाह। कौन सबसे पहले बनाए गए थे बलबन के समय पे? इमादुल्लाह साहब। इमादुल्लाह सबसे पहले अर्ज-ए-मुमालिक थे। यह सैन्य विभाग जब अलग हुआ था तो उसके सबसे पहले प्रधान कौन थे? इमादुल्लाह। सो दोस्तों ये याद रखेंगे। चौथी बात। नंबर 5वीं बात दोस्तों, 5वीं बात में क्या हुआ है कि चहलगानी को समाप्त किया है इन्होंने। मैंने आपको पहले बताया था कि इल्तुतमिश ने क्या बनाया था? तुर्कान-ए-चहलगानी, या इसी को बोला गया था 40 गोरों का ग्रुप, या इसी को बोला गया था दोस्तों गुलाम चालीसा। तो ये गुलाम चालीसा रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद, बहराम शाह, मसूद शाह, इन सबको जल्दी जल्दी पलट रहे थे 2-2, 4-4 साल में। तो बलबन को ये शक था कि कहीं ये सरदार 40 मिलके इसको भी ना पलट दे, इसका तख्ता पलट भी ना कर दे। तो इसने तुर्कान-ए-चहलगानी को भी समाप्त किया।
लेकिन यदि डायरेक्ट समाप्त करता तो विद्रोह का सामना करना पड़ता। तो इसने एक ट्रिक अपनाई। क्या अपनाई? इसने जो है इसके समय, बलबन के समय जो विद्रोह हो रहे थे अलग अलग जगह पे, तो विद्रोहों को दबाने के लिए इन सरदारों को भेजा। तो कुछ विद्रोह को दबाने में सरदार मारे गए। और इसके समय मंगोल का भी आक्रमण हो रहा था, बहुत खतरनाक मंगोल। तो मंगोलों के आक्रमण के लिए भी इन सरदारों को लगाया गया। तो विद्रोहों को दबाने में और मंगोल आक्रमण को दबाने में कुछ सरदार गए तो मारे गए, कुछ थके हारे लौट आए, कुछ हार के लौट आए। तो जो हार के लौट आए उनको इसने मार डाला, जो वहां मर गए सो मरी गए। इस तरीके से तुर्कान ए चहलगानी को पूरी तरीके से इसने ट्रिक के द्वारा तहस नहस कर दिया, है ना। जब आप किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है दोस्तों? उसको परेशान करने लगो, तो वो अपने आप जॉब छोड़ के चला जाएगा। बस यही हुआ है गुलाम चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी के साथ। डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकता था तो मंगोलों से लड़ने के लिए भेज दिया, विद्रोहों को दबाने के लिए भेज दिया। ठीक है। फिर अच्छा, जो लाल महल बनवाया था ना, जो इसने, मैंने अभी पहले बताया लाल महल, फारस की तर्ज पे लाल महल, इसी लाल महल में बाद में जाके अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना राज्याभिषेक कराया है। इसी लाल महल में आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया है। ठीक है। तो ये पांचवा काम हो गया। तुर्कान ए चहलगानी या गुलाम चालीसा को खत्म करने वाला कौन था दोस्तों? बलबन था। नंबर 6 में क्या किया इसने? कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, है ना। दिल्ली के पास यहां हरियाणा में मेवात नामक जगह थी और मेवाती डाकू बहुत फेमस थे। मेवाती डाकुओं का हौसला इतना ज्यादा है ना। तो छठा काम क्या है दोस्तों? कानून व्यवस्था बनाना। कानून व्यवस्था बनाना। तो दिल्ली के पास मेवाती डाकू जो हैं, इनके हौसले इतने बुलंद थे डाकुओं की, ये दिन दहाड़े दिल्ली आकर और दिल्ली में डाका डालते थे। बलबन को ये कतई मंजूर नहीं था, वो है ना, वही इतना बड़ा डाकू है तो उसके रहते और दूसरे डाकू कैसे रह सकते हैं? ठीक है। तो दिल्ली में ये मेवाती डाकू दिन दहाड़े डाका डालते थे। तो बलबन ने जो है इन मेवाती डाकुओं को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, शूट एट साइट, देखते ही इनको मार डालने के आदेश जारी किए। तो इस तरीके से इसने कानून व्यवस्था को बनाए रखा। दूसरी बात, दिल्ली के आसपास का जो दोआब वाला क्षेत्र था, गंगा जमुना के बीच का दोआब का समृद्ध क्षेत्र था, क्षेत्र था। तो फर्टाइल क्षेत्र के जो जमींदार थे ना, ये जमींदार जो है वो टैक्स देने में आनाकानी करते थे बलबन को। तो बलबन ने जो है जमींदारों का दमन करवाया, जमींदारों को लाइन पे लाया, जमींदारों को। और इस दोआब क्षेत्र में मुस्लिम आबादी को भी प्रोत्साहित किया। किसने? बलबन ने। ठीक है। तो जमींदारों को भी दमन किया, जमींदारों को भी टैक्स चुकाने के लिए बाध्य किया। तो इस तरीके से बलबन का जो होता है नंबर 6वां पॉइंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद सातवां बलबन ने क्या करवाया है दोस्तों? अपनी जो सल्तनत है पूरी, उस सल्तनत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए इसने गुप्तचर विभाग भी तैनात किया। गुप्तचर विभाग, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए इसने क्या किया दोस्तों? गुप्तचर विभाग को भी सुदृढ़ किया, गुप्तचर विभाग भी बनाया। अलग से सैन्य विभाग की स्थापना तो की ही, जिसका हेड कौन था? आरिज ए ममालिक। ठीक है। और मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए, बाह्य सुरक्षा, मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में इसने कई सारे किले बनवाए। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में कई सारे किले बनवाए मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए। तो ये सुरक्षा के लिए इसने, और हजारों की संख्या में सैनिक भी तैनात किए यहां पे। तो ये बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए इन्होंने ये काम किए। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर 8वीं बलबन की बहुत ज्यादा पहचान है दोस्तों, ध्यान देंगे, लौह एवं रक्त नीति अपनाई। लौह एवं रक्त नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। लोहे की तरह कठोर बन जाओ अपने शत्रु के लिए और उनका खून बहाते जाओ। अपने शत्रुओं को इसने बिल्कुल काटा पीटा, गाजी की तरह, गाज की तरह गिरा। लोहा और रक्त, लोहे से रक्त बहाया और उनकी स्त्रियों तथा बच्चों को क्या बना लिया? दास बना लिया। तो इसे बोला गया लौह एवं रक्त नीति।
अपने अपने जो विरोधी थे उनका दमन करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? सीधा उनको मारो, गाज बन के उन पे टूट पड़ो। तो लौह एवं रक्त नीति, विरोधियों का दमन करने के लिए लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई? बलबन ने। इसके तहत वो दुश्मनों का खात्मा करता था, साथ में उनके स्त्री और बच्चों को अपना दास बना लेता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नंबर 9, बलबन ने राजत्व का सिद्धांत। नंबर 9 पॉइंट पे क्या है? राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत का मतलब दोस्तों यह है कि खुदा के बाद या ईश्वर के बाद जो सबसे बड़ी पर्सनालिटी है वो सुल्तान ही है या राजा ही है। ईश्वर के बाद इस दुनिया में यदि खुदा के बाद सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है तो सुल्तान या राजा है। इसी को बोलते हैं राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, और राजत्व के सिद्धांत के चलते हुए इसने अपने आप को जो उपाधि दी वो दी जिल्द ए इलाही। जिल्द ए इलाही, इलाही मतलब खुदा। तो जिल्द ए इलाही की उपाधि किसने ली? बलबन ने। जिल्द का मतलब होता है कवर, है ना। आप कॉपी किताब पे जो कवर कहते हैं जिल्द, जिल्द वाले की दुकान से मोटा सा जो कवर चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं जिल्द, कवर। तो अल्लाह की छाया, जिल्द मतलब पेड़ या छाया, तो अल्लाह की छाया कहता था ये अपने आप को, जिल्द ए इलाही। कौन कहता था? बलबन। जिल्द ए इलाही की उपाधि किस सिद्धांत के तहत ली इसने? राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत क्या है? खुदा के बाद दुनिया में जो सबसे बड़ा पर्सनालिटी है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कौन है? राजा या सुल्तान। तो ये था दोस्तों राजत्व का सिद्धांत, और इसी के तहत इसने जिल्द ए इलाही अर्थात अल्लाह की छाया, अल्लाह का प्रतिबिंब उपाधि ली। ठीक है, फिर एक और विशेषता है, बलबन के दरबार में 2 कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलबन के दरबार में 2 व्यक्ति थे। अमीर खुसरो सुना होगा आपने, एटा में जन्म हुआ है 1253 में, उत्तर प्रदेश के एटा के पय्याली गांव में। उत्तर प्रदेश के एटा के पय्याली गांव में इनका जन्म हुआ है 1253 में। और दूसरे कवि थे अमीर हसन, है ना। तबला, सितार, ख्याल, ये सारी चीजें जो है आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, तो अमीर खुसरो इनके दरबार में ही थे, बलबन के दरबार में 1253 में एटा में पय्याली गांव में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, और अब बलबन का खात्मा कैसे होता है? बलबन जो है 1266 से लेके 1286 तक जो है वो शासक रहते हैं, और इनको फिर मृत्यु हो जाती है बलबन की। बलबन की मृत्यु, और बलबन की मृत्यु के बाद इनका बेटा कैकुबाद राजा बनता है। बलबन काका शमशान चले, तो कैकुबाद राजा बनता है, लेकिन कैकुबाद के समय जो सेनापति रहता है वो जलालुद्दीन खिलजी रहता है। कौन रहता है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी सेनापति है। कैकुबाद को मार जाता है दोस्तों लकवा। क्या मार जाता है? पैरालिसिस। कैकुबाद को लकवा मार जाता है, और फिर 3 वर्षीय इसका भाई, 3 वर्षीय क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स या शमसुद्दीन क्यूमर्स 3 वर्षीय जो इसका भाई होता है वो राजा बनता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी षड्यंत्र के द्वारा इसको मरवा डालता है। कैकुबाद का सेनापति जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके 3 वर्षीय भाई को शमसुद्दीन क्यूमर्स को षड्यंत्र के द्वारा मरवा देता है, और दिल्ली में किस वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी? खिलजी वंश की। तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, तो गुलाम वंश और फिर खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। वहां पे मैं आपको कोड बताऊंगा, जला अला मुख, है ना। और जलालुद्दीन खिलजी कौन होता है? ये गैर तुर्क सरदार होता है दोस्तों, गैर तुर्क सरदार है ये। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है फाइनली खिलजी वंश की स्थापना करता है, किसको मारकर? शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारकर। तो यहां पे आके दोस्तों समाप्त होते हैं बलबन। भव्य दरबार, लाल महल, सिजदा पैबोस, रक्त एवं लौह नीति, राजत्व का सिद्धांत, फारस की तर्ज पे अफरासियाब वगैरह की तर्ज पे नाम, ठीक है, नवरोज का त्योहार मनाना, तुर्कान चहलगानी को खत्म करना, डाकुओं को शूट एट साइट करके मार देना, जमींदारों से अपना पूरा टैक्स वसूल लेना, ये सारी जो बलबन के थे एकदम दृढ़ नीतियां थी। और बलबन काफी
समय तक, 20 साल तक, बुढ़ापे के बाद भी 20 साल तक शासन किया है, 66 से लेके 86 तक। ठीक है। और फिर कैकुबाद और शमसुद्दीन की उम्र जो है वो 1290 तक चलते हैं। तो गुलाम वंश 1206 से शुरू हुआ था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से, और 1290 तक चलता है। तो यहां पे आके समाप्त होता है सल्तनत काल में पहला वंश, जिसको आप बोलते हैं गुलाम वंश। अब कल से बात करना है हमको खिलजी वंश, और खिलजी वंश में पहले शासक कौन से होंगे? ऑब्वियसली जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स, टू द पॉइंट कंसेप्ट्स, टू द पॉइंट फैक्ट्स, और टू द पॉइंट आपका स्नेह। ठीक है। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।